बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माई सेल्फ इंजीनियर मुबशिर ज़रीफ़। और आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट बुक क्लास 11 मैथमेटिक्स की कंप्लीट बुक की रिवीजन करेंगे, जिसके अंदर एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपको छोटी सी वीडियो से आप कंप्लीट बुक की रिवीजन कर सकते हैं। तो आप लोगों ने स्टार्ट से लेके एंड तक कंप्लीट वीडियो को देखना है और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हम मज़ीद कैसे इस वीडियो को और जो आने वाले जो आपके पेपर हैं उनमें कैसे मज़ीद इम्प्रूवमेंट करके कौन कैसी वीडियो में अपलोड कर सकता हूँ। तो मूव करते हैं टूवर्ड चैप्टर नंबर 1 और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। की बात कर लेते हैं। चैप्टर 1 दैट इज अबाउट कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स होते हैं, रियल और इमेजिनरी। ओके, कम्प्लेक्स नंबर में हम उसको आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। जब इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है तो उसको ऑर्डर पेयर लिखा जाता है, ऑर्डर पेयर बोला जाता है। हम वेक्टर को भी ऑर्डर पेयर में लिखते थे। एक्स का मतलब होता है रियल और वाई का मतलब होता है इमेजिनरी। और कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो भी कम्प्लेक्स नंबर है उसमें इमेजिनरी पार्ट के साथ के साइन को चेंज कर लेना। और उसके बाद अब्सोल्यूट भी बोला जाता है, मैग्नीट्यूड भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है इस चीज को, इस सिंबल को? यस बख्तियार, एक नाम मेरे माइंड। मॉड्यूल। देखो, चैप्टर 1 में पढ़ते हो तो इसको अब्सोल्यूट, चैप्टर 2 में पढ़ते हो तो डिटर्मिनेंट, चैप्टर 3 में पढ़ते हो तो मैग्नीट्यूड। ओके बच्चे, और 1 में इसको अब मॉडुलस ही बोला जाता है। ओके, क्लियर है चीज? किसी किसी जगह पे हम इस मॉडुलस को पढ़ते हैं, उसका मतलब अगर मॉडुलस के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है तो कहीं कहीं में इसका मतलब होता है कि जस्ट आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? चैप्टर 9 की। चैप्टर 9 में जब आप इस मॉडुलस को पढ़ते हो, जहां पे इसको अब्सोल्यूट बोला जाता है, तो उसका मतलब होता है कि हमारे पास जो बी की वैल्यू वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ये चीज क्लियर है? इसको मिक्स नहीं करना। आपको बताना चाहिए वेक्टर में क्या करते हैं, मैट्रिक्स में क्या करते हैं, वन चैप्टर में क्या करते हैं। ओके, और चैप्टर 9 में क्या करते हैं। फिर इमेजिनरी और रियल पार्ट को लोकेट करना आपको आना चाहिए। ओके, फिर आपको पता है कि आपकी बुक में अगर चैप्टर 1 में आ जाता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सॉल्व करोगे। अगर आप उसमें मिड टर्म लगाओगे, अगर आप उस पर कंप्लीटिंग स्केयर लगाओगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, आपको बताया था। अगर कैलकुलेटर आंसर देता है आयोटा की फॉर्म में, देन आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाना है। ओके बच्चों, फिर इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में लिखा होता है कम्प्लेक्स नंबर में प्योर रियल है, प्योर रियल है तो उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। इसी तरह अगर लिखा होता है क्वेश्चन के अंदर प्योर इमेजिनरी है तो उसमें रियल पार्ट नहीं होगा। अगर प्योर रियल है, इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। प्योर इमेजिनरी है, रियल पार्ट नहीं होगा। लेट्स सपोज मुझे बोला जाता है कि मुझे एक कम्प्लेक्स नंबर लिखना है जो प्योर इमेजिनरी है, मैं 2 आयोटा लिखूंगा। ओके, क्लियर है चीज? और जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर कोई दिया जाता है डिवाइड की फॉर्म में, एडिशन की फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, उसका रिजल्ट आपने निकालना होता है ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। रियल पार्ट अलादा होता है, इमेजिनरी पार्ट अलादा होता है। ओके, इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज की जो मूव करते हैं, उसके अंदर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये होती है कार्टेशियन फॉर्म। जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है इसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जब इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें आर और थीटा चाहिए होता है। कैलकुलेटर से बताया था। कैलकुलेटर वाली जो है वो मैंने वीडियो अगेन जो है वो शेयर भी की थी, रिकॉर्डिंग बची, आपने नहीं देखी, देख लेना उसको। चैनल के ऊपर कम्युनिटी के अंदर मैंने शेयर की थी। आर को निकालने के लिए हम करते हैं अंडर रूट एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। थीटा को निकालने के लिए tan इनवर्स y ओवर x। ठीक है, एक और चीज माइंड में रखनी है। अगर थीटा में ना, जैसे हमारे पास लेट्स सपोज माइनस ए और माइनस बी आयोटा आता है, तो आप एंगल निकाल रहे हो, माइनस ए माइनस बी आयोटा आ रहा है। आप लोगों ने ये नहीं करना, जब tan इनवर्स फाइंड करें तो आप पुट करो माइनस बी और माइनस ए। आप जब भी थीटा निकाल रहे हो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव पुट करनी है, यानी बी पॉजिटिव पुट करेंगे, ए पॉजिटिव पुट करेंगे। जो नेगेटिव, जो ए शो कर रहा है वो एक्स को शो कर रहा है, बी शो कर रहा है वाई को। हम देखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू थीटा,
सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस, नेक्स्ट में पाई प्लस, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा। पता है नहीं सबको? रामीन, बख्तियार, पता है सबको? जाफिर, बची? जी। ओके। जी सर पता है। मैं क्वेश्चन नहीं जी करा सर। रहा, मैं जस्ट यही बताऊंगा, ठीक है? उसके बाद आयुलर फॉर्म में क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं, आपकी एक्सरसाइज 1.5 अगेन उसको अच्छे से देखना है। 1.5 के क्वेश्चन को, 1.5 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आयुलर फॉर्म की आइडेंटिटी आपके सामने लिखी हुई है, और आपको पोलर फॉर्म का भी बता दिया, ठीक है? और हमारे पास एक क्वाड्रेंट का भी बता चुका हूँ, सही है, चैप्टर 1 के लिहाज से, जिसमें आपको एक लाइन याद करनी होती है, जो होती है ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल साइन टेन कॉस, ओके? और आपको पता होना चाहिए साइन का, कॉस का, सीकेंड को सीकेंड का पीरियड होता है 2 पाई, तो उसके लिए लिखते हैं 2n पाई भी लिखते हैं, और 2k पाई भी लिख सकते हैं, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना। चीजें जो रहती हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, ये आपको पोलर फॉर्म की जो प्रॉपर्टीज थी, दो प्रॉपर्टीज थी ना, कौन कौन सी दो प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूँ बख्तियार? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। डिवीजन। डिवीजन, ठीक है, गुड। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, अब मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहा हूँ, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में भी थीटा फाइंड करना होता है, ठीक है? लेकिन जब प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड कर रहे हैं, आगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट उस वक्त तक नहीं ले सकते जब तक वो चीज ए प्लस बी आयोटा यानी सिंपल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है। अगर वो कॉम्प्लेक्स होगी, जैसे डिवाइड के अंदर आयोटा आ रहा है, आप रैशनलाइजेशन करके उसको सिंपल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाने के बाद जब वो आएगा ए प्लस बी आयोटा, फिर उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेंगे। प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए भी सेम रूल फॉलो होते हैं, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट को देखेंगे। ओके बच्चों, अगर आपको क्वाड्रेंट की समझ नहीं आ रही, आपको माइंड में नहीं आ रहा क्वाड्रेंट कैसे करेंगे, आप लोगों को पता है यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है, वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव होता है, वाई नेगेटिव, ठीक है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो हमारे पास होता है ना, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो मतलब होगा कि एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड, एक्स वाई तीनों नेगेटिव हो गए, थर्ड क्वाड्रेंट में फोर, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। फर्स्ट में थीटा थीटा के इक्वल, कुछ चेंजिंग नहीं होती। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पाई माइनस करते हैं रेडियन की फॉर्म में, अगर डिग्री की फॉर्म में करे हो 180 माइनस थीटा होगा। और इसी तरह बाकी सारे के सारे पता है, किसी को नहीं पता तो पूछ सकते हैं। हम ज़्यादा समझ में आ रही है आपको? जी सर। मॉडुलस फाइंड करना बता दिया, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना बता दिया, ठीक है? और वो दो चीज़ें रह गई जो नहीं लिखी हुई, वो मैं खुद से बता देता हूँ। वो हैं जब प्रॉपर्टीज़ हैं, जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, पास दोनों पेपर के अंदर आई हुई हैं, जो फर्स्ट एनुअल और जो सेकेंड एनुअल था। और प्रॉपर्टीज ये थी कि जब हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में है और उनमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लिखते थे R1 R2, दोनों मल्टीप्लाई हो जाते थे, और कॉस थीटा वन, और ब्रैकेट थीटा वन प्लस थीटा टू, और फिर ब्रैकेट प्लस आयोटा थीटा वन प्लस थीटा टू। याद है ना? लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। इसी तरह जब डिवाइड की फॉर्म में होती थी, अगर किसी बच्चे को नहीं आती तो वो बता सकता है मुझे। रामीन पता है ना? जी सर पता है। और इसी तरह जो दो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज थी, उन प्रॉपर्टीज के अंदर डिवीजन के लिहाज से, तो R1 R2 डिवाइड में ब्रैकेट कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू, ये दोनों प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर चांसेस है कि इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो चैप्टर 2 की रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर 2 रिवीजन के लिए हम इसको भी फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा नोट्स इसमें थे, इसको भी ये इसको भी देख सकते हैं, और एक और पीडीएफ में होती है, उसको भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? जैसे चैप्टर 1 की थी, चैप्टर 2 की पढ़ी है। चैप्टर 2 में मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में होता है तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती हैं, कॉलम वर्टिकल फॉर्म में होती हैं, ठीक है? जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हम पहली मैट्रिक्स के कॉलम को देखते हैं, दूसरी मैट्रिक्स की रो को देखते हैं, अगर दोनों सेम होंगे तब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। रो मैट्रिक्स सिंगल, जिसमें एक मैट्रिक्स उसको रो मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स, और हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, इक्वल नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। बाकी आपको पता है, बाकी मैं नहीं बता रहा, जो जो चीज़ें नहीं होंगी डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में, अपर ट्रायंगुलर,
जब अपर ट्रायंगुलर में जैसे आप एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हो ना, अपर ट्रायंगुलर का मतलब होता है कि एचिलॉन फॉर्म के बिलो नीचे जीरो आते हैं, और लोअर ट्रायंगुलर का मतलब कि एचिलॉन फॉर्म के ऊपर जीरो आएंगे। तो समझ में आ गया। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का पता होगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे बोला जाए कि चेक करो सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक, तो आपने क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लिया, जो आंसर आया उसका आपने खुद से ट्रांसपोज लिया, जो बिफोर आंसर था जो आफ्टर आंसर, अगर दोनों सेम है, कोई भी चेंज नहीं है, देन उसका मतलब है सिमेट्रिक। अगर सेम नहीं आ रहे फिर आप नेगेटिव साइन कॉमन करते हो, फिर इक्वल आ रहे हैं तो उसका मतलब है स्क्यू सिमेट्रिक। और जो है हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, ऐसे ही है। और एक चीज और, जो एक प्रॉपर्टी जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, और वो क्या है, रिवीजन करते हुए ताकि सारी चीज हमकी रिवाइज हो सके ऑब्जेक्टिव भी। आप लोगों ने इस चीज को माइंड में रखना है कि जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एम एन को मल्टीप्लाई करो, ओके, और एन पी को मल्टीप्लाई करो, आप लोगों को बताया था। तो अब जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, जब ए और बी मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, एट दी एंड एक रिजल्ट आता है। उस रिजल्ट की रो कॉलम क्या होंगी, पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम। यानी जैसे अगर ये थी 3/3 की और दूसरी थी 3/2 की, तो आंसर जो आएगा वो 3/2 का आएगा। समझ में आइए, रामीन, बख्तियार, हमजा, वजी, जाफिर, जी अजान, सर। ये जी भी सर। मैंने, जी आगे। ये आपको पहले भी कराया था। ठीक है, और एक वो जो था, वो प्रॉपर्टी एडजॉइंट वाली, क्या थी वो, मैं अगेन आप लोगों को दिखा देता हूँ, मेरे दिमाग से निकल चुकी है वो कुछ थी। मुबशिर नहीं आना चाहिए, आ गया ये वाला। इस चीज को माइंड में रखना है, 10th क्लास की बुक से मैंने उठाया था, लेकिन ये आपकी बुक में भी यूज हो रहा है आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर। याद है ना बख्तियार, एक एमसीक्यूज कराया था। रामीन, इसको याद रख लेना, माइंड में रख लेना है इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। और उसके ओके। अलावा कोफैक्टर, कोफैक्टर मेथड के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब कोफैक्टर मेथड में हम करते हैं तो, हाँ देखो, A11 और एम एम जो A11 है उसको हम क्या बोलते हैं, और A11 को क्या बोलते हैं, तो यहां से आप देख सकते हो। A11, स्मॉल a1 मतलब पोजीशन ऑफ एलिमेंट, कैपिटल A11 पोजीशन ऑफ कोफैक्टर, और M11 पोजीशन ऑफ माइनर। ओके, कोफैक्टर के थ्रू अगर आपको बोला जाए आपने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो हम क्या कर देते हैं, A11, स्मॉल a11 कैपिटल A11, स्मॉल A12 कैपिटल A12, स्मॉल A13 कैपिटल A13। बाकी कैलकुलेटर वाली क्लास किसने नहीं ली थी, वो जी आपने नहीं ली थी, उसको सर मैंने देख ली लें। थी लेकिन मैं भी देख लिया या नहीं देखी अभी तक? सर अभी देख ही रहा था आपकी वो एक और मीटिंग हुई ना अभी। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया। देन आप, मैंने आपको बताया था, आप जो है वो 2.6 के क्वेश्चन, 2.5 के क्वेश्चन को आंसर को कैसे कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, अपने आंसर को कंपेयर कर सकते हो, तो उस वीडियो को कम्प्लीटली लाजमी देखना है। ठीक है। एचिलॉन फॉर्म, एचिलॉन फॉर्म का मतलब होता है कि अगर डायगोनल, डायगोनल के नीचे जीरो हो तो एचिलॉन फॉर्म, डायगोनल के नीचे ऊपर दोनों जीरो होंगे तो हम बोलते हैं रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। थोड़ा सा कल बताया भी था आप लोगों को। और अब मतलब कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज मेरे माइंड में आ रही है, नहीं है तो मैं आपको बता भी देता हूँ। जो ट्राइबल होता है ना, नॉन ट्राइबल, उसमें हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो आता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, नॉन ट्राइबल के अंदर डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो यानी सिंगुलर होगा तो नॉन ट्राइबल है। होमोजीनियस इक्वेशन में अगर उसका आंसर डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो आ रहा है तो वो नॉन ट्राइबल है। ओके, और अगर उसका आंसर जीरो नहीं आ रहा, अदर देन जीरो आ रहा है, मतलब नॉन सिंगुलर है, उसका मतलब है ट्राइबल। ओके, क्लियर है, समझ में आ गई बच्चों? जी सर। ओके, आप लोग और देखो, इनकॉन्सिस्टेंट और consistent, if there are even a one solution then system is consistent। अगर जब आप किसी क्वेश्चन को कर रहे हो, जब आप किसी क्वेश्चन को कर रहे हो उसके बाद उसका सोल्यूशन आता है, वन सोल्यूशन आ रहा है, उसको बोलेंगे consistent। और अगर इफ देर इज नो सोल्यूशन एट ऑल एंड सिस्टम इज इनकॉन्सिस्टेंट, तो
उसमें हमारे पास उसको बोला जाता है सिस्टम को इनकॉन्सिस्टेंट। तो इनकॉन्सिस्टेंट वाला क्वेश्चन कोई आपने किया है? रामीन, बख्तियार? जिसमें सोल्यूशन एग्जिस्ट ना हो। और कोई बच्चा? हमजा? हमजा? देखो, अगर किसी मैट्रिक्स को आप सॉल्व कर रहे हो, उस मैट्रिक्स के अगर हमारे पास कोई यूनिक सोल्यूशन आता है, ठीक है, यानी कम से कम एक सोल्यूशन होना चाहिए, और मतलब एटलीस्ट एक सोल्यूशन भी होगा, उसका मतलब है वो कंसिस्टेंट है। जैसे हम पढ़ते हैं ना इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन। इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन का मतलब होता है, पूछा जाए क्वेश्चन जिसमें Z1 या थर्ड टर्म को हम T के इक्वलेट करते थे और उसको सिमुलटेनियसली सॉल्व करते थे, ठीक है, वो कंसिस्टेंट है। जिसके अंदर एक सोल्यूशन है, ओनली वन सोल्यूशन, और एक से ज्यादा सोल्यूशन है, वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। समझ में आ गया? इसके दो कंडीशन है, यूनिक वन सोल्यूशन भी आ सकता है और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन भी आ सकते हैं कंसिस्टेंट के। जो इनकॉन्सिस्टेंट है उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, नो सोल्यूशन। ओके बच्चों, क्लियर है? ओके सर। एक और चीज याद रखनी है, जो कंसिस्टेंट होता है उसमें रैंक ए का और रैंक ऑफ ए बी, ऑब्जेक्टिव में आपने पढ़ा था, यानी रैंक, और दूसरे साइड पे होता था रैंक ऑफ, आप ऐसे करके डिनोमिनेटर में बी लिखा होगा, इक्वल होंगे, वो कंसिस्टेंट है। अगर नॉट इक्वल है, वो इनकंसिस्टेंट है। समझ गए बच्चों? क्लियर है? कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैट्रिक इन्वर्जन, बाकी सारी चीजें आपको पता है। और एक चीज याद रखनी है, एडजॉइंट आपको मैंने कैलकुलेटर से लेना भी बताया था। एडजॉइंट लेने के लिए A11 A12 A13 फाइंड करने के बाद उसका ट्रांसपोज भी लेना पड़ता है। अक्सर बच्चे इस चीज को माइंड से स्किप कर देते हैं। तो दो चैप्टर को हमने रिवाइज कर लिया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। मैं इसको भी बहरहाल देख लेता हूँ। ये आपको रैंक, रैंक के लिए आप एचेलॉन फॉर्म को अप्लाई करते हैं। ओके, ट्राइबल आपने पढ़ लिया, ट्राइबल क्या होता है, नॉन ट्राइबल, नॉन ट्राइबल के इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, ट्राइबल का यूनिक सोल्यूशन होता है। समझ में आ गया? ये चीज एक और एक्स्ट्रा आपने देख लिया। ट्राइबल होता है नॉन सिंगुलर, नॉन ट्राइबल होता है सिंगुलर, ये भी चीज देख ली है, नोट्स भेजे हुए हैं। ओके बच्चों, क्लियर है? जी सर। देखो, नॉन होमोजीनियस में भी बता रहा था, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, नो सोल्यूशन। इक्वल होगा, अभी बताया, यूनिक सोल्यूशन। यानी ये दोनों के दोनों हमारे पास किस कंडीशन में आते हैं, भी जो बता रहा था मैं, कंसिस्टेंट में, ये इनकंसिस्टेंट है। ओके बच्चों, क्लियर है? जी। जी। जी सर। एक मिनट होल्ड करो, कॉल आ रही है। ये जो आपको नोट्स भेजे हुए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे, इनको भी रिवाइज कर लेना। ठीक है, दो चैप्टर हो गए हमारे, और मूव करते हैं ठीक की तरफ। ये हैंड रिटन नोट है, ये मेरे पास फिजिकल बच्चे थे, उनके पास थे तो उन्होंने बनाए हुए थे खुद ही। वेक्टर, वेक्टर में देखो, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के होता किसके इक्वल है, वन के, ठीक है। वेक्टर डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी आपको चीज को आनी चाहिए। और हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्शन को साइन फाइंड करने, कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाय आर, कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई बाय आर, और हमारे पास कॉस गेमा इज इक्वल टू जेड बाय आर, और एंगल आ जाते हैं अल्फा बीटा गेमा। ओके बच्चों, इसी तरह प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए, अगर प्रोजेक्शन ऑफ एक्स अलोंग वाई, जो पहला वर्ड है वो खत्म हो जाता है, एक्स डॉट वाई अवर वाई मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए वेक्टर इटसेल्फ डिवाइड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, अब साइन, साइन के लिए से आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट नहीं सॉरी मैग्नीट्यूड, अगर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ओके,
समझ में आ रही है? बाकी जी सारी चीजें सर। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? तरतीब वाइज कुछ चीजें मिसिंग है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों ने इसमें से एक क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ क्यूब वाला, वो जो बड़ा क्वेश्चन था, जिसमें क्यूबॉइड था, कॉज इनवर्स इज इक्वल टू 1/3 या 1/2 प्रूफ करना होता है, उसको अच्छे से देख लेना है। उसके अलावा वो जो था राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करना होता सेमी सर्कल के अंदर, वो आपका जो प्रूफ था कॉज अल्फा वाला, लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो दो प्रूफ है वो, और वो कर लेने। 2 चैप्टर में 2.4 करनी है, साथ साथ ये भी देख लो, ठीक है? जो चीज़ आपने रिवाइज करनी है, 2.6 को रिवाइज करना है। 3 चैप्टर में से आपने 3 चैप्टर को एक बार देख लेना है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है? डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है? डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है? जब क्या होगा? परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर पे जीरो होता है 90 पे। और डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है? पैरेलल पे और एंटी पैरेलल पे। ओके। क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है? 90 पे। और जीरो कहाँ पे होता है? पैरेलल पे और एंटी पैरेलल पे। ये चीज क्लियर है सबको? इसी तरह Yes. दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट लूं, वो जीरो कब होगा? जब वो दोनों आपस में क्या होंगे? डॉट की बात करो, जब वो जीरो के इक्वल होंगे। ठीक है, ये हमारे पास आगे परपेंडिकुलर केस। इसी तरह डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे, हम लिखते हैं इज इक्वल टू लेमडा टाइम बी। ये चीज किसी को समझ नहीं है तो मेरे से पूछ सकता है। क्लियर है? इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट लिखते थे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जीरो कब होता था? जब हमारे पास दोनों के दोनों वेक्टर आपस में क्या हैं? पैरेलल। और अगर वो परपेंडिकुलर होंगे तो ये वाली कंडीशन लगेगी। ये चीज समझ में आ गई है? ये चीज काफी ज्यादा हेल्प करेगी आपकी एक्सरसाइज 3.2 में, 3.3 में रिवीजन करते हुए काफी ज्यादा हेल्प करेगी। ओके। इसी तरह जे डॉट जे 1 था, के क्रॉस के जीरो है, ठीक है? और इसी तरह आई डॉट जे जीरो है, और के क्रॉस जे, हाँ वो जो सर्कल वाली डायग्राम होती है ना, हम ऐसे बनाते हैं आई जे के, वहां से आती है। ऑब्जेक्टिव में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनके रिलेटेड, तो ये आपको आना चाहिए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकता है, अदरवाइज मैं आगे मूव करता हूँ। ये भी आपको समझ में आ गया, ये भी पता चल गया। ये डॉट प्रोडक्ट कम्युनिटी प्रॉपर्टी होल्ड करता है और आ सकता है, क्रॉस नहीं करता। ठीक है। और कोप्लेनर का मतलब होता है डॉट बी क्रॉस इज इक्वल टू जीरो। कोप्लेनर और इसी के वर्ड मिलता जुलता एक और वर्ड होता है कोलीनियर। इन दो वर्ड को मिक्स नहीं करना। इसी तरह एल्टीट्यूड का मतलब, ऑर्थोगोनल का मतलब, परपेंडिकुलर का मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है। कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में। इसी तरह आप लोगों की जो बुक में कहीं जहाँ पे वेक्टर गिवन होंगे, कहीं जहाँ पे वर्टेक्सेस गिवन होंगे, जैसे मेरे पास आपके क्वेश्चन आते हैं पैरेललोपाइड वाले, टेट्राहेड्रल वाले, ट्राइंगल वाले, वहां पे कहीं जगह वेक्टर गिवन है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करते हैं। कहीं जगह वर्टिसेस गिवन होती हैं तो हमें वेक्टर फाइंड करके फॉर्मूले में पुट करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी, बता दी। और 3.4 का जो क्वेश्चन था एक लंबा सा, जो मैंने आपको सबसे लास्ट में दिया था बख्तियार हमजा, वो जो प्रूव वाला था, उसको अच्छे से करना है, सही है? कौन सा क्वेश्चन? 3.4 का क्वेश्चन था ना, प्रूव वाला। आई थिंक सो, कुछ कॉस अल्फा कुछ इस तरह था, जिसमें हम डिटर्मिनेंट लगा को प्लेनर लिखा होता है, और हम डिटर्मिनेंट की चैप्टर 2 वाली प्रॉपर्टीज भी यूज करते हैं। पता चल गया ना वजी, जी। हमजा, बख्तियार? ओके। जी सर बता रहे। ठीक है, या फिर आपको भी पता चल गया? मीटिंग में 3 मिनट रहते, चलो कोशिश करेंगे 2 मीटिंग में सब कुछ फिनिश करें, ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो, आप लोगों का टाइम बड़ा कीमती है। और हमारे उसी तरह, अच्छा चैप्टर 3 में हमने कर लिया, चैप्टर 2 का इसमें लिखा है, चलो चैप्टर हमने 3 का देख लिया। और चलो मैं गेन लिंक सेंड करता हूँ, साथ ही सेंड करूंगा, ठीक है? ओके। सीक्वेंस एंड सीरीज को भी देख लेते हैं। ओके बच्चों, ज्वाइन करना साथ ही। ज्योमेट्रिक सीरीज में कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूला मैं थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले बाकी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँ, मैं आपको बताता हूँ। ज्योमेट्रिक सीरीज के फॉर्मूले को
बख्तियार आप लोगों को याद है जब मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा था, अगर ऑब्जेक्टिव में ये आ जाए तो याद रखना हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है आर नॉट इक्वल टू वन, इसका मतलब होगा आर लेस देन वन होगा, वन से छोटा आना चाहिए। लेकिन अगर इसी फॉर्मूले को उलट लिखा आ जाए ए वन आर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, तो वहां पे इक्वालिटी चेंज होकर ग्रेटर देन वन होगा, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, आपकी जो बुक में पढ़ते हैं वो ये वाली वैल्यू आर की वैल्यू हमेशा लेस देन वन आती है, दैट्स वाई हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। ओके, अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन आ जाए तो इसके अलावा एक और फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव वाला याद होगा। ऐसे ही है बख्तियार, हमजा, वजी, वलीद, वलीद नहीं सॉरी, जाफिर। जी सर। ओके, अली आपको मुझे मैसेज आया। अली जो है वो आप, मैं अभी मोबाइल मेरे पास नहीं है, जो ड्राइव की फाइल आपको लाता सेंड की थी उस पर क्लिक करोगे तो मैं आपको उसकी एक्सेस दे दूंगा, तो उसके अंदर आपको सारे के सारे नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। फिर ओके सर। ज्योमेट्रिक सीरीज होगी, ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक सीरीज के सम का फॉर्मूला, जब सीरीज इनफाइनाइट हो कौन सा लगाते हैं, ये वाला। ओके, और उसके लिए याद रखना आर की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में होती है। ओके, ये लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ सारी चीजें। ठीक है, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला, हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी हार्मोनिक सीक्वेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि हम अर्थमेटिक मीन को ही फाइंड करते थे, उसकी एन टर्म को, और उसका रेसिप्रोकल ले लेते थे। ठीक है, और हमारे पास 4.7 4.8 में जो फॉर्मूला जो आपको याद रखने हैं, ये वाला। ठीक है, समीशन के और वन इज इक्वल टू एन, और इनका प्रूफ लाजमी देखना है, ये तीन फार्मूलाज, इनके प्रूफ, इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह सम ऑफ अर्थोजोमेटो सीरीज मैंने आपको बताया था, अर्थोमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर अर्थमेटिक सीरीज भी होगी, ज्योमेट्रिक सीरीज भी होगी, लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखना है, जब अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, आपने अर्थमेटिक सीरीज को अदा कर लिया, ज्योमेट्रिक सीरीज को अदा कर लिया, जो ए वन होता है ना फॉर्मूले के अंदर अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज में, जो ए होता है वो ज्योमेट्रिक सीरीज का नहीं होता, वो अर्थमेटिक सीरीज का होता है। डी भी अर्थमेटिक सीरीज का होता है, आर सिर्फ सिर्फ ज्योमेट्रिक सीरीज का होगा। यानी बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे ज्योमेट्रिक सीरीज के ए को इस क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं, वो गलत है। आप लोगों ने अर्थमेटिक सीरीज के ए को पुट करना होता है। क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन पूछ सकता है मेरे से? क्लियर? यस, साथ हो आप क्लास में, एक माह के अलावा सारे के सारे हो। अजान, वजी, हमजा, किसी को क्वेश्चन नहीं है? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की कहीं? नो सर। ओके ओके, ये हमने इससे देख लिया, चैप्टर 4 को रिवाइज कर लिया, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है इस फार्मूला शीट के अंदर। ठीक है, और एक चीज मैंने आपको बतानी थी, जो पीछे वाले फॉर्मूले थे वो भी आपने देख लेना, यहाँ से मैं इसको वापस एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, जनरल टर्म। ठीक है, और अर्थमेटिक मीन वो भी मैंने आपको बता दिया था, अर्थमेटिक मीन के सम का फॉर्मूला ये भी हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया। ज्योमेट्रिक मीन का एक चीज आप माइंड में रख लो, हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन में जब हम कैलकुलेट करते हैं, अगर ए और बी पॉजिटिव है, ये बख्तियार ये पेज नंबर बता सकते हो कहाँ पे मैंने बताया था, बुक से बता देता हूँ। ज्योमेट्रिक मीन कहाँ पे किस पेज पे आ रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कोई और? पेज रामी, 132। 132। ये जो चीज अभी बताऊंगा इसको याद रखनी है, दिमाग में रखना है। ठीक है, ये शायद आप लोगों को पता ना हो, काफी बच्चों को। 132 में ज्योमेट्रिक सीरीज यूज होता है। ठीक है, मैं बुक ओपन नहीं कर रहा था, क्योंकि बुक ओपन करूंगा तो होल टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, ज्यादा टाइम लगेगा। ये चीज याद रखो, देखो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा, प्लस माइनस ए बी। ओके, अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव होंगे, हम पॉजिटिव यानी पीछे प्लस का साइन आएगा, दोनों नेगेटिव होंगे पीछे नेगेटिव का साइन आएगा। ओके, ज्योमेट्रिक मीन के पीछे नेगेटिव का साइन आएगा। ओके, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, हमारे पास क्या होगा, देखो लिखा हुआ है,
The positive square root is chosen if both number are positive. If both are negative, negative square root are chosen. अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो हमारे पास इमेजिनरी रिजल्ट आएगा। ये समझ में आ गया बच्चों आपको? चीज को माइंड में रखना है। बाकी चैप्टर नंबर ये भी हार्मोनी कर लिया। ये रिलेशनशिप करना है, ऑब्जेक्टिव में काफी इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ये चलो शुक्र है आपके सामने आ गया। इस रिलेशनशिप को आपने कर लेना है। और इशू कर गया। आवाज आ रही है? जी सॉरी, जी सर। फिर नेट इशू करना शुरू हो गया। ये पाकिस्तान के अंदर जो है ना, ये पानी के अंदर शार्क काट लेती है तार को, और सबको फिर इश्यू होता है। ठीक है, आप लोगों का तो मजे हैं, नेट भी इशू फेस नहीं करना पड़ता, ना बिजली जाती है। अच्छा चलो देखो, रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने याद रखना है, ज्योमेट्रिक का स्केयर हार्मोनिक और अर्थमेटिक इक्वल होता है। जब प्रूफ करने के लिए देते हैं ना शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, घबराना नहीं है। जी की वैल्यू याद है आपको, ए की वैल्यू याद है, एच की वैल्यू याद है, सॉल्व करना है, पुट करना है और करना है। समझ गए? है ना? फिर ए ग्रेटर देन जी इक्वल टू जी, जी ग्रेटर देन इक्वल टू एच। पॉजिटिव के लिए ये होगा, नेगेटिव हो जाएगा तो हमारे पास लेस देन हो जाएगा। इस चीज को याद रखना। फोर्थ चैप्टर के बीच में से जो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, याद होगा, ए की पावर n प्लस वन इस फॉर्म में है। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज की पेज जल्दी से मुझे बताओ ताकि मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता दूं। आप लोगों ने इसको लाजमी लाजमी करना है। बख्तियार, मिल गया? रिव्यू एक्सरसाइज आ गई है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज को आपने लाजमी देखना है इसकी। क्वेश्चन नंबर 8 को हार्मोनिक के लिहाज से नहीं, अर्थमेटिक के लिहाज से भी करना है, ज्योमेट्रिक के लिहाज से भी करना है, और तीनों के लिहाज से करना है। सही है बच्चों? रामीन, सब के सब ने इसको लाजमी करना है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, जी सर। चैप्टर 4 हो गया। देन चैप्टर 5, चैप्टर 5 में इतना कुछ खास नहीं है। अब मैं अगेन नोट्स ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के नोट्स में, ये इस नोट में आ जाते हैं हम। अभी चैप्टर 4 किया, 5 नहीं है। 5 को हम फॉर्मूला से ही कर लेते हैं। ठीक है, इसमें ये रिवीजन करते हुए इसमें भी 5 नहीं है, दो थे ना, एक ये था। यस, इसमें 5 होगा। देख लेते हैं। अच्छा, परमुटेशन स्टार्ट हो गई डायरेक्ट। फॉर्मूला शीट से ही देख लेते हैं। ये सारे के सारे फार्मूला एक टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ है, आपके लिए सिंपल हो जाएगा। ठीक है, और अब हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करें। चैप्टर 5 जिसमें पोलिनोमियल आती है, पोलिनोमियल के लिए फार्मूला याद रखना है। जब मैं आपको क्लास ले रहा था मैंने आपको बताया था कि इन तीनों में से तीन चीजें गिवन हो, चौथी आप फाइंड कर सकते हो, डिवाइडर, डिवाइडर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। इस फार्मूले को लाजमी याद में रखना, माइंड में रखना। पता भी होना चाहिए डिवाइडर क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। ओके बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम जो आपके सामने शो रहा है, ये फैक्टर थ्योरम निकालने के लिए कैलकुलेटर का यूज करते थे, वो कैसे करेंगे, और सिंथेटिक डिवीजन कैसे करेंगे, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ओके बच्चों, क्लियर है? कोई फॉर्मूला जो भी हमने ऊपर पढ़ा है। ओके, और अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, हमारे पास अगर जस्ट नंबर है कांस्टेंट 1 2 3 4, वो कांस्टेंट है, पावर 1 होगी तो लीनियर, पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 होगी क्यूबिक, पावर n है तो पोलिनोमियल, पावर 4 का मैं बता देता हूँ, दैट इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, जैसे स्केयर, चैप्टर 7 क्लास में बता रहा हूँ, स्केयर क्यूब, इनको इनके लिए फॉर्मूला है, तो 3 से ग्रेटर पावर हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। समझ गए? अब चैप्टर नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। समझ में आ रही सब बच्चों को? ली, जी सर। और देन चैप्टर नंबर 6 मूव करें 6 की तरफ, दैट इज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। फैक्टोरियल लेना आता है। फैक्टोरियल को लिखने के दो तरीके होते हैं। अगर मैं भी क्वेश्चन में इस तरह फैक्टोरियल लिखा हुआ तो कंफ्यूज नहीं होना। अगेन ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेट्स सपोज -1 का फैक्टोरियल, तो रामीन इसका फैक्टोरियल क्या होगा? Undefined. अनडिफाइंड। नेगेटिव का फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इस चीज को माइंड में रखना है। और फिर फैक्टर, ये फॉर्मूला याद रखना है, एक काम करते जाते हैं। ठीक है, और जो इसके क्वेश्चन थे 1.1 में, 6.1 में कुछ क्वेश्चन थे, वो अगेन रिवाइज कर लेना, देख लेना उनको। ठीक है,
और परमुटेशन, परमुटेशन, देखो परमुटेशन और कम्बिनेशन के बीच में फर्क बताओ। हाँ रामीन के कहाँ पे हम परमुटेशन को यूज, हमें क्या ऐसे पता चलेगा क्वेश्चन के अंदर हमने परमुटेशन को यूज लगाना है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, और कहाँ पे कम्बिनेशन यूज होगा, बताओ फर्क। सर अगर अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर नहीं करता तो कॉम्बिनेशन होता है, और अगर करता है तो आवाज कट की आपकी, मुझे नहीं आ रही, क्या बोल रहे थे? सर अब आ रही है। यस। सर अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता तो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब अरेंजमेंट में, और अगर करता है तो परमिटेशन। ओके, समझ में आई बच्चों सब सबको? अजान समझ में आई है? परमुटेशन जहाँ पे जी आप हमारे पास ऑर्डर होता है, वही है। ठीक है, ऑर्डर मैटर करता है, वहां पे हम परमुटेशन को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कोई अरेंजमेंट है, कोई ऑर्डर है, कोई रैंक है, कोई पोजीशन है, कोई सीटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, कोई पास कोड है, कोई नंबरिंग है 1 2 3 4 एक ऑर्डर की फॉर्म में, या कोई सर्कुलर अरेंजमेंट है, उसके लिए हम परमुटेशन को यूज करते हैं। ओके, क्लियर। और जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है, सिलेक्शन मैटर करती है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, वहां पे हम कम्बिनेशन को यूज करते हैं। जैसे चूज करते हैं किसी चीज को, चूज करना है, कम्युनिटी वाले क्वेश्चन हो गए, ग्रुप वाले क्वेश्चन, किसी चीज को पिक करना है, इलेक्शन वाले हो गए, किसी चीज को शॉर्टलिस्ट करना है, ठीक है बच्चे। ये सारे के सारे हमारे पास आती हैं कम्बिनेशन। तो जो एक्सरसाइज 6.2 6.3 में कहाँ पे हमने कम्बिनेशन लगाना है, कहाँ पे परमुटेशन लगाना है, उसके लिए ऑर्डर मैटर करेगा, परमुटेशन। अगर हमने किसी चीज को पिक करना है, रेंडमली सिलेक्ट करना है, चूज करना है, उसके लिए हम कम्बिनेशन लगाएंगे। ओके बच्चों, क्लियर है? आवाज कट रही मुझे पता है, लेकिन अब क्लियर है यहाँ तक, बख्तियार? जी। ठीक है, कम्बिनेशन भी हो गया, परमुटेशन कम्बिनेशन के जो मैंने आपको अगेन बता रहा हूँ, जो आ, पंजाब की बुक है, डाउनलोड करके जितने भी प्रूफ्स हैं, आपकी बुक में भी काफी प्रूफ्स हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चन लाजमी देख लेने हैं। स्टेटमेंट वाले ज्यादातर चांसेस हैं आपकी बुक से थोड़ा बहुत स्टेटमेंट को घुमा फिरा के दिए जाएंगे। ये हमने इसको कर लिया। देन नाउ मूव करते हैं टूवर्ड चैप्टर नंबर 7, दैट इज अबाउट बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम, अच्छा ये आप यहाँ से भी देख सकते हो। अगेन कुछ क्वेश्चन में बता देता हूँ, जो ये वाला क्वेश्चन था, ये आपने कंपल्सरी देखना है, ये वाला क्वेश्चन कंपल्सरी देखना है, ये मुश्किल क्वेश्चन है। ओके। और वो जो एक ऑब्जेक्टिव के अंदर हमने यूज किया था हमजा, याद है ना? NCR+NCR, सॉरी NCR था, और प्लस N इज इक्वल टू N+1 डिवाइडेड बाई CN-R, याद है? ऑब्जेक्टिव के अंदर हम कर रहे थे हमजा, आपने मुझे बताया था। जी सर। ये जरा मुझे बताओ ताकि इन सारे बच्चों को पता चल सके, ये देख सके, ये पेज कौन सा था? सर प्रॉपर्टीज का। ये सिर्फ प्रॉपर्टी थी। सर यही है डिडक्शंस। ये जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है ना, प्रॉपर्टी, ये पेज 182 पे ये हमारे पास आ रही है। ये डिडक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टी को आपने याद रखना है, ठीक है? क्लियर है बच्चों? सही है। जो इसकी सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी है, ये आपको याद होनी चाहिए। ये चैप्टर 7 के अंदर भी, चैप्टर 6 के अंदर भी यूज होती है। ओके, रामीन, बख्तियार, आजान, जाफिर, वजी, अली, जी ओके। बाकी ओके सर। क्वेश्चन में कोई नहीं कराऊंगा अभी, ठीक है, मैं कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। और एक चीज बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, वो जो जहाँ पे नंबर रिपीट होते हैं उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, पढ़ा भी होगा, जैसे अल्फाबेट आ जाता है कोई। ओके, सर्कुलर नोटेशन के लिए एक कम करते हैं, ठीक है, N-1, और अगर वो फ्लिप हो रही हो
तो कोई रिंग हो, कोई सर्कल में चीज होगी, कोई बेड्स है, कोई की चेन है, उसके लिए फॉर्मूला होगा। ठीक है बच्चों, 1/2 n - 1 फैक्टोरियल। 6.2 में ये इनके एक होता है, इसको देख लेना, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा ये। और इसी तरह ना एनपीआर और एनसीआर कैसे इक्वल हो सकते हैं, किस चीज से मल्टीप्लाई किया जाए, वो भी आपने देख लेना है। ओके, सिलेक्शन के लिए अगेन इन सारे फॉर्मूला को देख लेना है। ये चीज मैन है, ये हम चैप्टर 7 में यूज कर देते हैं। एनसीएन, एनसी जीरो, लास्ट वाले टर्म कॉम्बिनेशन के अंदर फर्स्ट वाले टर्म वन इक्वल होती हैं, सेकंड लास्ट टर्म और सेकंड टर्म, थर्ड लास्ट टर्म थर्ड, फोर्थ लास्ट टर्म फोर इक्वल होती हैं। जो अभी मैं बता रहा था, ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह जगह यूज होती है, इसको देख लेना है, इस प्रॉपर्टी को देखना है, इस वाली प्रॉपर्टी को देखना है। 7 चैप्टर 6 चैप्टर के अंदर काफी ज्यादा यूज होती है। ओके बच्चों, क्लियर है? बाकी ये पास्कल रूल ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज यूनिट पास्कल रूल, ऑब्जेक्टिव करते हुए मैंने आपको बताया था, तो इसको लास्ट में देख लेना है। ठीक है बच्चों, डायगोनल के लिए फॉर्मूला ये भी यूज करते थे और एक फॉर्मूला होता था, हम इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये भी यूज कर सकते हैं, ये चारों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन हम मोस्टली ये यूज करते थे। ये रिलेशनशिप जो मैं आपसे पूछ रहा था, ठीक है। और बाकी ठीक है, इसको इसके अंदर फैक्टोरियल वाले परमुटेशन ये काफी अच्छे जो है वो फॉर्मूला शीट बनी हुई है, इसको हमने देख लेना है। ठीक है बच्चों, डायगोनल वाला इसको देख लिया। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 दैट इज अबाउट मैथमेटिकल इंडक्शन। लेट मी चेक, एक और कॉल आ रही है, 1 मिनट। जब तक आप देखो मैं आपसे पूछूंगा सारों से। ओके, अच्छा सॉरी बच्चों, आवाज आ रही मेरी? ओके। अजान आपका मैसेज है, आपकी क्लास। अच्छा बच्चे, क्लास आज तो छोड़ दो। अजान, जी। क्लास आज तो छोड़ दो केमिस्ट्री की। वो मैसेज करना फिर एक सेकंड उनको। ये मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं ना, ये हमजा बख्तियार, इनकी रामीन, ये मैथ पढ़े थे ना, इनकी क्लास मैंने पता नहीं कब खत्म की थी पहले, उसके बाद इनको रिवीजन के लिए टेस्ट वगैरह, वो मैं मैथ की क्लास की, इवन मैथ के पेपर है, तो तैयारी करनी है बच्चे। क्या कर रहे हो? अच्छा सॉरी, बार बार डिस्टर्ब करते होते हो आप लोग, कॉल आ जाती है। अच्छा देखो, मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर 3 स्टेप है, बेसिक स्टेप, इंडक्टिव स्टेप और हाइपोथेसिस। बेसिक स्टेप में n इज इक्वल टू के, इंडक्टिव में n इज इक्वल टू के प्लस n इज इक्वल, बेसिक में के, सॉरी बेसिक में जो प्रॉपर जो भी राइट साइड पे लिखा होता है उसके अकॉर्डिंगली हम पुट करते हैं। कहीं पे n इक्वल टू 0 पुट करना पड़ता है, कहीं पे 1, कहीं पे 2। और इंडक्टिव में के, और हाइपोथेसिस स्टेप में n इज इक्वल टू के प्लस 1। जो इंडक्टिव स्टेप होता है उसी के अंदर हम कुछ पुट करके जो है वो हाइपोथेसिस स्टेप के इक्वल प्रूव करते हैं। क्लियर है? 7.3 के अंदर ये क्वेश्चन आपने सारे किए हुए हैं। ओके, जो आपको श्योर है। और एक चीज याद रखनी है, आप लोगों ने 7 चैप्टर के अंदर एक जगह पे इंटीग्रेशन की हुई है, जो 7.1 के आखिरी 3 4 क्वेश्चन आते हैं वो आपने अच्छे से करने हैं। ओके बच्चों, डिवीजन वाले अच्छे से करने ओके हैं, सर। डिवीजन वाले मैंने कराए भी थे। ठीक है, इक्वालिटीज वाले देख लेने, इनइक्वालिटीज वाले में बोला था 2 3 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कोई फॉर्मूला कोई नहीं लगता, उस जस्ट उसमें अंदर हमने उस 2 3 क्वेश्चन के अंदर कुछ चीजें डिफरेंट हम करते हैं जो बाकी क्वेश्चन के अंदर नहीं करते हैं, ये जो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन। 7.2 में ये इवन के लिए, ये ऑड के लिए क्या करते हैं वो, ये हमारे पास इंटीग्रेशन वाला आ गया। ठीक है, इंटीग्रेशन के रेसियो जो है वो सारे के सारे उसी के लिए से नीचे क्वेश्चन है, ये आपने कर लेने हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला और इवन ऑड वाला। ओके, क्लियर है? जी। और ये इवन इंडेक्स है, ये ऑड इंडेक्स, ये आपको पता होगा। आपको एक और चीज याद रखनी है, बाइनोमियल के 2 थ्योरम है, एक a प्लस बी की पावर n, एक वो, एक 1 प्लस एक्स की पावर n। अब बाइनोमियल को जो 7.2 के अंदर फॉर्मूला पढ़ते हैं
उसका टर्म का फॉर्मूला डिफरेंट है, ठीक है। उसी टर्म के लिहाज से हम इंडिपेंडेंट टर्म पढ़ते हैं, मिडल टर्म पढ़ते हैं। इन जो मिडल टर्म फाइंड करते हैं उसके लिए इवन ऑड यूज करते हैं। इवन होगा तो हम n+2 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, ऑड होगा n+1 डिवाइडेड बाई 2, n+3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, है ना। और ये बाइनोमियल का, जब बाइनोमियल का ना, दो देखो, जब दो टर्म में बाइनोमियल का फॉर्मूला लगता है, अगर दोनों टर्म देखो जैसे वेरिएबल आ रही है, ये वाला यूज करेंगे। अगर एक टर्म 1 हो दूसरी चेंज हो, बाइनोमियल का दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। किसी क्वेश्चन में आपको मिले कि आपको बाइनोमियल का थ्योरम लगाना, तो जो दूसरा वाला फॉर्मूला लगता है जो 7.3 में, वो ज्यादा आसान है 7.1 की निस्बत। ओके बच्चों, क्लियर है। और बाइनोमियल की जनरल टर्म एक टर्म ज्यादा आती है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, TR+1 इज इक्वल टू ये फॉर्मूला। इंडिपेंडेंट टर्म जब होगी, आप माइंड में रखो कि एक्स को 0 पुट करेंगे, ठीक है। मिडल टर्म का बता दिया, और इवन का बता दिया, ऑड का बता दिया, ठीक है बच्चों। ये आर टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द बिगिनिंग, ये जो क्वेश्चन 8 था उसमें पहले हेल्प करता है। मिडल टर्म का मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी आप कर चुके हो। और ये वाला आप फॉर्मूला कर चुके हो। पास्कल ट्राइंगल को यूज़ करने की जरूरत नहीं है, पास्कल ट्राइंगल जो है वो आप लोगों का आई थिंक सो फॉर्मेटिव था, इस चीज़ से यहाँ पे मेंशन भी नहीं है। ओके, और जनरल टर्म बाइनोमियल थ्योरम का ये याद रखना, जो 7.2 है, 7.2 का जनरल टर्म का फॉर्मूला जब हम लगाते हैं, उसमें इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करने के लिए, मिडल टर्म फाइंड करने के लिए, कोएफिशिएंट कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। जो एक्सरसाइज 7.3 में आते हैं वो x की पावर n की फॉर्म में आ जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ पे, क्योंकि ना जो 7.3 में क्वेश्चन होता है, लेट्स सपोज a+b की पावर n, ठीक है, a+b की पावर n है। अब इस पे लगना जैसे जनरल टर्म वाला पीछे ऊपर वाला फॉर्मूला, लेकिन इसमें से हम a को कॉमन कर रहे होते हैं 7.3 में, और इसको 1 बना देते हैं, और हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। आ रही होती है कि काट रही होती है? हाँ जी बच्चों, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही थी कि नहीं आ रही थी पहले? हाँ जी सर। ठीक है, सॉरी नेट का इशू आ रहा है। सर पहले आ रही तो थी। थोड़ी आप लोगों को भी जो है वो थोड़ा नहीं आ सा, रही थी। आप लोगों को भी एहसास हो कि पाकिस्तान से कोई पढ़ा रहा है, इस वजह से नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तो अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि जनरल टर्म का फॉर्मूला हम का, जैसे 7.3 में ना जनरल टर्म का फॉर्मूला लगता है जब x की पावर n होती है। ओके, 7.3 में, और 7.2 में डिफरेंट होता है। ओके, 7.2 में होगा इंडिपेंडेंट, होगा मिडिल टर्म, इस तरह होगा। 7.3 में x की पावर n की फॉर्म में। ओके, क्लियर है। अगर इशू कर रहा है, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं गूगल मीट का लिंक भेज देता हूँ। गूगल मीट में नेट अगर बहुत वीक भी हो तो चल जाता है, तो क्योंकि एक ही 2 चैप्टर रह गए, मैं गूगल मीट का लिंक भेज रहा हूँ, ओके सबको, ठीक है। लेकिन कोशिश करना उसमें माइक बंद करना, क्योंकि उसमें बैकग्राउंड शोर बहुत आता है, शायद आपने इस्तेमाल ना किया हो। मैं आपको भेज रहा हूँ सबको गूगल मीट का लिंक, 1 मिनट। 7 के अंदर मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा था, ये चीज आपको समझ में आई है कि कहाँ पे ये वाला टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, कहाँ पे वो वाला लगाएंगे, समझ गए। और 7.4 में साइकिल फाइंड करना आता है सबको ना, साइक्लिसिटी। 2 का 4 है, 3 का 4 है, 4 का ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। और देन हमारे पास बाइनोमियल चैप्टर की एक बार हम जो है वो इसकी रिवीजन कर लेते हैं पूरे की। हमने जो है वो जनरल टर्म का फॉर्मूला ये पढ़ा था फर्स्ट टर्म निकालने के लिए, लास्ट टर्म ये होती है, मिडिल टर्म का ये फॉर्मूला है, ऑड टर्म ऑड का ये फॉर्मूला, इवन का ये है, और आर टर्म फ्रॉम द एंड और आर टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ये होती है। ऑल कोफिशिएंट का सम ये, ऑड एंड इवन कोफिशिएंट का सम इसके इक्वल आता है। बाइनोमियल सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है? जब हमारे पास y का मॉड लेस देन होता है 1 के इक्वल। दैट्स ऑल इन चैप्टर नंबर 7। किसी का चैप्टर नंबर 7 में क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, चैप्टर नंबर 7 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं मूव कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 8 की तरफ और 9 की तरफ। चैप्टर नंबर 8 और 9 के लिए एक मैंने आपको वो भेजा था, जिसके अंदर आप बेसिक रिवीजन 3 बेसिक आइडेंटिटीज बता देता हूँ। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर। 3 ये आइडेंटिटीज।
ऐड शुगर टू कॉफी वाली वो वाली आइडेंटिटीज ये सारी देख लेनी है आपने। डिस्टेंस फार्मूला यूज होता है। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को कैसे प्रूव कर देते हैं। सम एंड डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है। कॉस अल्फा जब यहाँ पे प्लस है कॉस की रिस्पेक्ट से तो आगे माइनस आएगा, जब में माइनस है आगे प्लस आएगा। जब कॉस के हैं तो पहले दोनों फंक्शन कॉस के फिर दोनों साइन के। जब साइन का है एक बार साइन एक बार कॉस एक बार साइन एक बार कॉस। टेन का फॉर्मूला कॉट का फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है, लिखा हुआ है। कॉट का फॉर्मूला निकालते हैं टेन के फॉर्मूले से ही। ओके बच्चों, और कॉट अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला भी हमने नहीं पढ़ा तो हम इसी से निकालते हैं। तो आप लोगों ने याद नहीं होता तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, अलाइड एंगल में हम चेंज करते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑड इंटीग्रल पे, जो कि π/2 और 3π/2 पे। चेंज क्या करते हैं, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, सीकेंड को सीकेंड में, कोसेकेंड को सीकेंड में, टेन को कॉट में और कॉट को टेन में। और बाकी जो होता है ना, बाकी ऑड इंटीग्रल के अलावा पाई पे 2π पे, उसके लिए हम कोऑर्डिनेट को देखते हैं और चेंजिंग वगैरह करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव साइन वहां से आता है। और उसके बाद आप लोगों को चैप्टर नंबर इसमें से ट्रिपल एंगल का एंगल अच्छा आगे आएगा, सॉरी, आर फाइंड करना, वो आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था। डबल एंगल का फॉर्मूला, डबल एंगल के लिए साइन का डबल एंगल का फॉर्मूला, कॉस के डबल एंगल का फॉर्मूला। अगेन एक चीज बता रहा हूँ, जो 8.2 में और 8.3 में कॉस डबल एंगल का फॉर्मूला डिपेंड करता है कंडीशन पे। अगर हमारे पास आप देख रहे हो कॉस डबल का एंगल का फॉर्मूला होता है तो ज्यादातर मेजॉरिटीज केस में हम 1 को खत्म करते हैं। आपने देखना है कि 1 किसकी रिस्पेक्ट से खत्म हो सकता है, इसकी रिस्पेक्ट से, इसकी रिस्पेक्ट से, जिसकी रिस्पेक्ट से 1 खत्म हो रहा है उस वाले फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। टेन डबल एंगल का ये फॉर्मूला होता है। ओके बच्चों, और साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला, साइन की हाफ एंगल का फॉर्मूला, टेन के हाफ एंगल का फॉर्मूला, कॉस के हाफ एंगल का फॉर्मूला, पता है ना आप लोगों को। बख्तियार, हमजा, रामीन, सबको आता है। किसी ने कुछ पूछना है तो मुझे पूछ जी सकते सर आता है। हैं। ओके गुड। फिर हमारे पास ये वाला भी हो गया, साइन हाफ एंगल के ये वाले फॉर्मूले ज्यादा यूज होते हैं हाफ एंगल के, ठीक है। ये दैट्स ऑल इन चैप्टर नंबर। अच्छा, इसके बाद ट्रिपल एंगल के भी थे। अच्छा, प्रोडक्ट टू सम और सम प्रोडक्ट ये भी हैं, ये भी मैंने आपको कल भी बताए थे। अच्छा, एक चीज रह गई है, वो जो क्वेश्चन था ना, वो साइन को रिड्यूस करना पावर 1 में, वो चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। वो साइन की पावर को कॉस की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा, इस वाले को अच्छे से कर रहे हैं। कल मैंने क्वेश्चन ही भेजे थे कम्युनिटी के अंदर, उसको भी आपने देख लेना है। ओके, जो व्हाट्सएप चैनल था। ओके बच्चों, क्लियर। और फिर चैप्टर नंबर 9 डोमेन रेंज की बात की जाए जी तो डोमेन रेंज का एक टेबल था, आपकी बुक पे भी बना हुआ है, उस टेबल को कर लो या इसको कर लो। आप लोगों को डिटेल में बताया था कि साइन कॉस की डोमेन सेट ऑफ आर रियल नंबर या माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी रेंज के बारे में बताया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मस्ट आएगा डोमेन रेंज में से, ठीक है। पीरियड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, आपके हर एक चैप्टर में से 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, ये चीज माइंड में रखनी है, ठीक है। और जो पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात की जाए, साइन का पीरियड क्या होता है, टेन का और कॉट का, इन सब का पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला भी जाफी ने बताया था कि 2π मतलब कि 2π/a और कॉट और टेन का π/a होगा, ठीक है। और अगर मल्टीपल हमारे पास फंक्शन एक साथ लिखे हुए हैं, जैसे cos 7x प्लस tan 7x इस तरह, या और cot 9x, ये 3 चीजें एक साथ लिखी हुई, इनका पीरियड फाइंड करना हो। नॉमिनेटर वाली चीजों का हम करते हैं एलसीएम और डिनोमिनेटर वाली चीजों करते हैं एचसीएफ, कल भी बताया था। ओके बच्चों, इवन ऑड ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, मैक्सिमम मिनिमम भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अब चैप्टर नंबर 9 में सबको ऑब्जेक्टिव कंफर्म हो जाता है, या मैक्सिमम मिनिमम आएगा, या इवन आउट आएगा, या डोमेन रेंज आएगी। ओके, क्लियर है। जब मैक्सिमम मिनिमम का फॉर्मूला लगाते हो तो उसका आंसर इस फॉर्म में लेके भी आना होता है, पता है ना। और एक आखिर में फॉर्मूला यूज होता है जो आपके आखिरी क्वेश्चन में y इक्वल टू a प्लस b साइन c थीटा प्लस d, ये मैक्सिमम मिनिमम का आपने कर लिया। रेसिप्रोकल फंक्शन के लिए मैक्सिमम मिनिमम को कैसे फाइंड करते हैं ये आप लोगों ने देख लेना है। ओके बच्चों, क्लियर है। ये साइंस के लिए 3 आइडेंटिटी मैंने आपको पहले बता दी थी, और ये आपको वैल्यू विदाउट कैलकुलेटर पता होनी चाहिए।
क्वाड्रेंट आ गए और ये कुछ क्वेश्चन आ गए यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना। और कल मैंने आप लोगों को एक चीज मिस कराई थी कि हम कैलकुलेटर से कैसे फाइंड करते हैं, क्या नाम है उसका, चैप्टर नंबर 4 का नहीं कराया था कैलकुलेटर से, चैप्टर 4 का ही नहीं बताया था ना, बाकी सबका बता दिया था। जी वो आपको मैं थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ, बाकी आपने खुद ट्राई करना है